नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं दिखाऊंगी छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन सकती हैं। क्यों बन सकती है चर्चा का विषय? क्योंकि अभी तक आप इन खबरों से बेखबर हैं। तो मत रहिए बेखबर, देखिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ की 6 बड़ी खबर। सबसे पहले नजर डालेंगे पहली और सबसे बड़ी खबर पर, जो है डी ग्रुप से संबंधित। कौन है डी ग्रुप का सरगना? डी ग्रुप यानी देश का कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का ग्रुप। इस ग्रुप के नाम से कांपता है अंडरवर्ल्ड, जिसके नाम से बड़े बड़े राजनेता, फिल्म इंडस्ट्री, कारोबारी और ठेकेदार छोड़ देते हैं पसीना। आखिरकार महादेव सट्टा ऐप से कैसे जुड़ा इस ग्रुप का नाम? कैसे एक जूस दुकान में काम करने वाला बन गया महादेव सट्टा ऐप का मालिक? इन सब सवालों के जवाब इस खास रिपोर्ट में देखिए। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि सौरभ चंद्राकर का लिंक डी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। महादेव के तार पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में फैला है। जलंधर में पिछले दिनों ईडी के छापे भी पड़े थे। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे भारत वापस लाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इस केस में महाराष्ट्र पुलिस समेत कई प्रदेश में एफआईआर दर्ज है। बताया जा रहा है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया पूरी कर परियोजना अरेस्टेड के बाद उसे भारत लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिए जाने की खबर। इसके साथ ही महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का डी कंपनी के साथ संबंध होने की जानकारी भी सामने आई है। देश के कई राज्यों में महादेव ऐप के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महादेव ऐप के लिए जलंधर के लिए एक बिजनेसमैन काम करता है। ईडी के आग्रह पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। यही नहीं, जलंधर के एक बड़े बिजनेसमैन के घर पिछले दिनों ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर एजेंसियां सक्रिय हो गई। इस कारोबारी की जलंधर समेत पंजाब के कई रियल एस्टेट कारोबारियों से संबंध है। जलंधर के 66 फुटी रोड पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें कई कारोबारियों का पैसा लगा है। पिछले दिनों ईडी के छापे के बाद जलंधर के रियल एस्टेट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 66 फुटी रोड के प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। कई कारोबारियों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। अब बढ़ते हैं प्रदेश की दूसरी खबर की ओर। नक्सलियों द्वारा बिछाई आईईडी में पैर गंवाने वाले नक्सल पीड़ितों को सरकार की तरफ से मिले कृत्रिम पैर से मनोबल मिला है। सभी पीड़ित आभार जताने अपने कृत्रिम पैर से चलकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। वनोपात संग्रहण व खेती कार्य जैसे अपनी दैनिक जीवन चर्चा के बीच जंगलों के रास्ते गुजरते समय नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में ब्लास्ट की अलग अलग घटनाओं में अपना पैर गंवाकर अपाहिज की दर्द भरी जिंदगी जी रहे बस्तर के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कृत्रिम पैर का संबल मिल रहा है। पहले चरण में नक्सल हिंसा प्रभावित ऐसे 6 लोगों को फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगाकर चलने की ट्रेनिंग दी गई। आईईडी ब्लास्ट में पैर खोने के बाद से चलने फिरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए ये लोग अब कृत्रिम पैर पाकर इतने उत्साहित है कि खुद अपने पैरों से चलकर आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास अपनी खुशी व्यक्त करने पहुंचे। उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 नक्सल पीड़ितों ने बस्तर शांति समिति की पहल पर विगत सितंबर माह में दिल्ली जाकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें आप बीती बताते हुए बस्तर में शांति की गुहार लगाई थी। वहीं दिल्ली से लौटकर वे आए तो उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में एक एक पीड़ितों से बात कर उनका हाल चल जाना था और उनका हौसला बढ़ाया था और आईईडी ब्लास्ट में पैर गंवा चुके पीड़ितों के कृत्रिम पैर लगवाने के निर्देश दिए गए थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार आईईडी ब्लास्ट में अपने अंग खोने वाले ग्रामीणों का समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे नक्सल हिंसा पीड़ितों को कृत्रिम अंग लगाने की शुरुआत हो गई है।
कृत्रिम पैर गंवाने के लिए बस्तर से 9 नक्सल पीड़ित का आना तय हुआ था, किंतु व्यक्तिगत कारणों से 3 पीड़ित अभी नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार 9 नक्सल पीड़ित गुट्टुल लेकाम बीजापुर, औलम मारा बीजापुर, सुकी मड़काम सुकमा, सोमली खन्नी बीजापुर, खैराकम जोगा बिलासपुर, राजाराम बीजापुर को फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर में कृत्रिम पैर लगवाए गए। कृत्रिम पैर लगवाने के बाद इनकी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। उप मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे हुए इन नक्सल पीड़ितों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। कदम कदम पर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अब आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने की सोच सकते हैं। हालांकि नक्सलियों ने जो छीना है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता से उन्हें कृत्रिम और सुलभ होने के साथ जीवन में नया उत्साह आया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा में भाजपा की जीत में मौन वोटरों का अहम योगदान है। जी हां, अचानक से क्यों और कैसे बदल गए समीकरण, कांग्रेस से कहां हो गई चूक, भाजपा ने जीत की लगाई हैट्रिक, भाजपा की कौन सी रणनीति हुई कामयाब, क्या ये मोदी की गारंटी का जादू था या वजह कुछ और ही थी? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में हुए चुनाव में भाजपा के पक्ष में नतीजे आए हैं। 4 जून को जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा अचंभे में पड़ी थी और अपनी कमजोरी तलाशने में जुटी थी, उसी तरह 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस हैरात में पड़ गई है। हार की तोहमत लगने के ठोस कारण भी उसे नहीं मिल पा रहे हैं। इन दोनों तिथियों ने दोनों बड़े दलों को बता दिया विमर्श के लिए किस तरह टाइमिंग का महत्व है। उसी तरह चुनाव के दौरान मतदाताओं की चुप्पी भी हैरात अंगेज परिणाम देती है। इस मौके पर विमर्श भी फेल हो जाता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की जीत में मौन वोटरों का अहम योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्पष्ट संदेश, बांटोगे तो कटेगा, कि पहली लाइन एक होंगे तो नेक रहोगे को लेकर अपने कर्तव्य में सहज तरीके से शामिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भाजपा की जीत और जम्मू कश्मीर में सीट बंटत के जरिए देश में राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिख दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जातीय जनगणना की मांग करने वाली कांग्रेस शायद भूल गई है कि इस बार 1931 में रोक जवाहरलाल नेहरू ने ही लगाई थी। अब कांग्रेस यह मांग बेनामी है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है। यही वजह है विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर जगह कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार का क्या हाल हुआ जग जाहिर है। लोकसभा की भी स्थिति सबके सामने है। इसके बावजूद कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। उनके शासनकाल में देश को नई दिशा मिली और अब मोदी योगी की जोड़ी ने दंगा को विकास के रथ पर सवार कर दिया। नतीजा सामने है कि युद्धता दुनिया के कई देश सनातन संस्कृति को महत्व देने लगे हैं। हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से यह संकेत साफ मिलने लगा है कि अब देश में राजनीतिक बदलाव फिर 2014 वाली रफ्तार पकड़ लिया है। आज की चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू क्यों उतरा विरोध में, आखिर क्यों दे दी हड़ताल की चेतावनी, क्यों श्रम विभाग आया हरकत में, सुलह वार्ता की क्यों गई पेशकश? देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू के द्वारा आज सेल कर्मियों के बोनस, 39 महीने का एयर्स वेतन समझौते के लंबित मुद्दे सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यपालक निदेशक के नाम महाप्रबंधक HR एवं OS विभाग को 28 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल, इसके साथ ही सभी यूनियनों ने स्वतंत्र रूप से हड़ताल की सूचना पत्र सौंपा। इस कड़ी में HSU सीटू 9 भिलाई ने भी हड़ताल की सूचना दी। सेल के विभिन्न इकाइयों तथा RINL में सक्रिय यूनियनों के साथ भिलाई में भी हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन भिलाई द्वारा दीर्घ समय से लंबित वेतन समझौते से संबंधित मांगों पर बल देने हेतु 20 व 30 जनवरी 2024 को
2 दिवसीय हड़ताल की सूचना दी गई थी। उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात केंद्रीय श्रम आयुक्त द्वारा मामले को सुलझा देने हेतु अपने अधीन लिया गया। 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में सुलह वार्ता आहूत की गई। सुलह वार्ता में विभिन्न यूनियनों ने केंद्रीय संगठन के प्रतिनिधि एवं सेल प्रबंधन के बीच सहमति बनी कि 2.5 महीने के भीतर सेल प्रबंधन नियमित बैठक कर यूनियनों द्वारा हड़ताल के नोटिस के साथ दिए गए मांग पत्र से जुड़े मुद्दों का निराकरण करेगी तथा यूनियनें तब तक के लिए हड़ताल स्थगित रखेगी। अन्य यूनियनों के साथ हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन भिलाई ने भी 29 व 30 जनवरी 2024 को प्रस्तावित हड़ताल स्थगित किया था, किंतु 8 महीने के पश्चात भी प्रबंधन द्वारा लंबित मुद्दे के निराकरण हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इस्पात कर्मियों की उद्योग स्तरीय संयुक्त द्विपक्षीय समिति एजेंसी घटक यूनियनों ने आह्वान दिया है। हम भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत स्थायी एवं ठेका कर्मियों की मांग को लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। बढ़ते हैं प्रदेश की 5वीं बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़कर सीधे 2 गुना कर दिया गया है। क्यों सिर्फ विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा दिया गया? आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाना पड़ गया? देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था, अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। अब चलते हैं प्रदेश की अंतिम और विशेष खबर की ओर। धमतरी क्यों रह गया विकास से पीछे? लाखों दावे हुए लेकिन सब असफल। इसके लिए सरकार है जिम्मेदार या कोई और वजह है? यहाँ सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया विकास। ग्रामीण क्षेत्र बदहाल है। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, शहरवासी भी हो रहे हैं परेशान। राजनीति अपने तक ही सिमट कर रह गई है। ऐसा क्यों है? देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। विकास के नाम पर धमतरी जिला कितना पिछड़ा हुआ है या तो सभी जानते हैं। शहर हो या वनांचल के इलाके जरा सी बारिश में जलमग्न की स्थिति झेलते हैं। इतना ही नहीं, बारिश से जिला और ब्लॉक मुख्यालय से इसका संपर्क भी तत्काल टूट जाता है। इसके अलावा भी वनांचल क्षेत्र और वहां के रहने वाले लोग बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब शहर की बात करें तो यहाँ भी विकास के नाम पर कुछ खास कभी नहीं दिखाई दिया। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यहाँ की जनता तरसते हुए नजर आती है। सड़क, पानी, बिजली या पर्याप्त रूप से नहीं मिलती। हर थोड़ी देर में बिजली चले जाना भी आम होता जा रहा है। इसके अलावा सड़कों की हालत भी जर्जर होती जा रही है। हालांकि इसकी मरम्मत भी होती है, मगर कुछ दिनों में स्थिति पुनः वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। इसके साथ ही नालियों की बात करें तो नालियों की स्थिति भी रोजाना ही लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ गंदगी रुकी थमी सी है, मच्छर पनप रहे हैं। नाले के कीड़े घरों के भीतर तक आ रहे हैं। और भी बहुत सी समस्याएं शहर के वार्डों में हैं, जिसे वार्ड के लोग बयान करते रहते हैं। शहर के साथ जिले के लोग अपनी समस्या लेकर प्रशासन की दहलीज तक भी जाते हैं, मगर फिर भी समस्या हावी ही रहती है। अब बात करते हैं जिले को मिलने वाली सौगात और वाहवाही की। प्रदेश में भले ही सत्ता किसी भी दल की क्यों न रहे हो, उनके नेता वाहवाही लूटने में कमी नहीं करते। ऐसे बहुत से नेता धमतरी में भी हैं। इधर सौगात का ऐलान हुआ और उधर शुक्रिया की फोटोज नजर आने शुरू हो जाती है। कुछ जानकारों के माने तो दोनों ही प्रमुख दलों की सत्ता प्रदेश में रह चुकी है, जो अपने आप में अपने हिसाब से धमतरी को स्वागत भी दिए हैं, मगर वह स्वागत कागजों से धरातल पर उतरी कि नहीं, यह फिलहाल कोई नहीं जानता।
मगर सौगात मिलने के बाद इतना जरूर हुआ कि नेताओं ने अपनी अपनी फोटो जरूर अखबारों में लगवाई। इधर अब जनता का इस मामले में यह सवाल है कि सौगात मिली तो विकास कहाँ हुआ। यदि विकास होता तो धमतरी की हालत अब भी ऐसी नहीं होती, जबकि धमतरी को जिला बने 25 साल हो गए हैं, मगर आज भी धमतरी वही खड़ा है जहां पहले था। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए News 21 के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, छत्तीसगढ़ की बात होगी।